गणित विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे इस यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 9 की 1.1 एक्सरसाइज पोस्ट करने के पश्चात आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं के लिए मेरा विशेष संदेश है कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का छूटा हुआ है या समझ में नहीं आया है तो धैर्य रखिए। मैं एक एक करके सभी एक्सरसाइज की वीडियो क्लिप बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा और आपको उसको देखना है, अच्छी तरह से समझना है और तत्पश्चात चाहें तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, तो आपको मेरे सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मिलते रहेंगे। इस तरह से आप अपनी कक्षा 9 की किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट पाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से भी आपको समझा दूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आप किसी पॉइंट्स पर वीक होंगे तब भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप वो चीज़ कहाँ से सीख सकते हैं और 100 में 100% वो चीज़ मैं ही आपको सिखा दूंगा, चाहे वो आपकी पिछली वीकनेस हो या आपकी वर्तमान। तो ज़्यादा बातचीत में समय न वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाओ। बच्चों, अभी तक आपने ट्रू फॉल्स जब भी कभी प्रिपेयर किए होंगे तो अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही किए होंगे। यदि उन्होंने किसी कथन को ट्रू कहा होगा तो आपने उसको ट्रू याद किया होगा, और अगर फॉल्स कहा होगा तो उसको फॉल्स याद किया होगा। लेकिन हमने उन ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने में जिन सिद्धांतों का हमें पता होना चाहिए उनको यदि नहीं पता किया तो जैसे ही कोई टीचर उन क्वेश्चंस में थोड़ा भी फेरबदल करेगा तो हम अटक जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको जो ट्रू फॉल्स समझाने जा रहे हैं वो विद रूल समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो इस कथन का आंसर है सत्य, यानी आपको ट्रू यानी आपको सही का निशान लगाना है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। यानी कि हर परिमेय संख्या और हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि संख्या रेखा पर जितने के बिंदु होते हैं सारे के सारे √m के रूप में होते हैं और m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि संख्या रेखा पर केवल √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 डैश 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 को ही स्थान प्राप्त है, अन्य संख्याओं को नहीं। जबकि संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक बिंदु निर्धारित है और किन्हीं भी दो क्रमिक अपरिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आप जानना चाहेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.7321।
अब 1.414 और 1.7321 के बीच में हजारों संख्याएं होती हैं और वो हजारों संख्याओं को संख्या रेखा पर एक निश्चित स्थान प्राप्त है। यानी कि इनका ये कथन झूठ साबित होता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। और भी समझिए, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को भी स्थान प्राप्त है, यानी कि केवल √m के रूप में ही संख्या रेखा पर सभी बिंदु नहीं होते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि ये कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसमें इसका उल्टा कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि हर वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी पाई जाती हैं। तो हर वास्तविक संख्या तो परिमेय नहीं हो सकती है, तो ये कथन कैसा हुआ? गलत हुआ। तो इस तरह से आपने देखा पहला प्रश्न कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत, और कौन सा कथन क्यों सही है और क्यों गलत। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैं पिछली क्लिप में पढ़ चुका हूँ कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो कोई एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या बताओ जिसका वर्गमूल परिमेय हो। तो इसका आंसर है नहीं, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिनके वर्गमूल परिमेय संख्याएं होते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, √4, और 4 का वर्गमूल होता है +-2, यानी +2 और -2, और +2 और -2 दोनों की दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हर पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। आप चाहें तो अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे √9, √25, √36, यानी जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उन सभी के वर्गमूल परिमेय आएंगे, ना कि अपरिमेय। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल परिमेय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, √5 को संख्या रेखा पर दिखाना, यानी √5 को आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गमूल को संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप्स मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, इसका फिगर भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अपनी कॉपी पर पटरी और प्रकाल की सहायता से सारा वर्क आपको सुनकर खुद करना होगा। ज्योमेट्री में हमेशा समझकर स्वयं वर्क करना होता है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझाने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना तो आपने एक भी स्टेप इसकी मिस कर दी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो √5 को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात किसी भी पूर्णांक के वर्गमूल को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए उस पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांट लो, और वो दोनों के दोनों भाग पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए और उनका जोड़ या घटाना 5 होना चाहिए, या दिए गया पूर्णांक होना चाहिए। हमारे इस प्रश्न में कितना होना चाहिए? 5। वैसे कुछ और हो, जैसे √7 या √13 या √11, तो उस कंडीशन में √13, √11 या √7 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, √5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसलिए 5 को हमें 2 ऐसे संख्याओं में बांटना है। नंबर फर्स्ट वो दोनों पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, और नंबर सेकंड उनका जोड़ या घटाना 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने √5 को 2 पार्ट में बांटा है। एक 4 + 1, 4 और 1, यानी 4 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो 5 होगा, और 4 2 का वर्ग होता है और 1 1 का वर्ग होता है। अर्थात हमने 5 को 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं में बांट दिया है और उन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं का जोड़ 5 आया है। अब आगे की प्रक्रिया पटरी व प्रकाश से करना है, जिसके निम्नलिखित चरण होंगे। स्टेप 1,
पटरी की सहायता से एक अनिश्चित लंबाई का रेखाखंड खींचो। स्टेप 2, उस रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 0 से लेकर जितने बिंदु संभव हों अंकित करो। ये आपकी संख्या रेखा होगी। स्टेप 3, जिस बिंदु पर 0 अंकित है उसे ए नाम दो, कोई अन्य नाम भी आप दे सकते हो। स्टेप 4, ए बिंदु से 2 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर कोई समकोण बनाती रेखा खींचो व उसमें से BC बराबर 1 सेंटीमीटर काट लो। स्टेप 5, AC को मिलाओ, यही √5 का मान होगा। स्टेप 6, ए को केंद्र मानकर व AC दूरी लेकर एक चाप संख्या रेखा पर पटरी की सहायता से लगाएं, जो संख्या रेखा को D बिंदु पर काटता है। यही AD दूरी √5 को दर्शाएगी। ये सारी प्रक्रिया पटरी पर प्रकार से स्वयं स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है। कोई प्रॉब्लम आने पर फ़ोन करें। अब आपकी सुविधा के लिए हम चित्र भी बना दे रहे हैं। ये आपका चित्र है। इसमें देखिए एक रेखाखंड खींचा गया है जिसमें A और B 2 बिंदु दिखाए गए हैं। A पर हमने 0 रखा हुआ है और उसके बाद एक बिंदु जो नेक्स्ट है उसको छोड़ दिया है खाली, और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर B बिंदु दर्शाया है और B से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ऊपर जा रही है। उसमें BC 1 सेंटीमीटर कट कर लिया गया है। फिर AC को मिला दिया। ये AC दूरी ही √5 का मान है। फिर A पर आप प्रकार की नोक रखिए और यही AC दूरी को भरकर एक चाप लगाइए जो D पर कट कर रहा है। B के थोड़ा आगे आप देख सकते हैं चाप D पर कट कर रहा है। ये AD दूरी ही √5 का मान होगी। तो इस तरह से ये आप समकोण त्रिभुज पटरी और प्रकार की सहायता से स्वयं करिएगा, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। यह आपका 1.2 का लास्ट और चौथा प्रश्न है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना परम आवश्यक है, क्योंकि इसकी सारी की सारी रचना आपको स्वयं अपनी कॉपी पर पटरी और प्रकार से करनी होगी, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी का कोई ब्लैंक पेज दीजिए और उस पेज पर कहीं पर एक बिंदु O अंकित कीजिए और फिर OP1 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में OP1 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा गया है। अब क्या करेंगे, OP1 के P1 बिंदु को केंद्र मानकर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचिए और उसमें से P1 P2 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड कट कर लीजिए और P2 बिंदु को O से मिला दीजिए। तो OP2 √2 की वैल्यू होगी। अब क्या करना है, पुनः यही क्रिया दोहरानी है। अब OP2 रेखाखंड के P2 बिंदु को केंद्र मानकर पुनः एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचिए और उसमें से P2 P3 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड कट कर लीजिए और P3 बिंदु को O से मिला दीजिए। ये P3O √3 की वैल्यू होगी। पुनः OP3 के P3 बिंदु को केंद्र मानकर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचिए और उसमें से P3 P4 रेखाखंड 1 सेंटीमीटर का कट कर लीजिए और P4 बिंदु को O से मिला दीजिए। ये P4O √4 की वैल्यू होगी। पुनः P4O के P4 बिंदु को केंद्र मानकर एक 90 आपका चित्र है। इसमें देखिए एक रेखाखंड और उसमें से गया है P4 P5 A और B 2 बिंदु दिखाए गए हैं। A पर हमने 0 रखा हुआ है और उसके बाद एक बिंदु जो नेक्स्ट है उसको छोड़ दिया है खाली और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर B बिंदु दर्शाया है। इस तरह से
बी से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ऊपर जा रही है और उसमें BC 1 सेंटीमीटर कट कर लिया गया है। फिर AC को मिला दिया, ये AC दूरी ही √5 का मान है। फिर A पर आप प्रकार की नोक रखिए और यही AC दूरी को भरकर एक चाप लगाइए जो D पर कट कर रहा है। B के थोड़ा आगे आप देख सकते हैं चाप D पर कट कर रहा है। ये AD दूरी ही √5 का मान यहाँ पर मैं तो इस तरह से ये आपको यदि समकोण त्रिभुज पटरी और प्रकार की सहायता से स्वयं करिएगा नहीं आता है और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। यदि आपको 90 अंश का कोण बनाना नहीं आता हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी एक वीडियो क्लिप में भेज दूंगा और आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि 90 अंश का कोण पटरी प्रकार से कैसा बनता है। तो उम्मीद करते हैं 1.2 आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको 1.3 अच्छी तरह से समझाऊंगा। सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखें कि मैं आपको क्रम से क्लास 9th की एक एक एक्सरसाइज की वीडियो भेजता जा रहा हूं, इसलिए जिसका भी कुछ भी छूटा हुआ हो तो वो धैर्य रखें और धीमे से मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आपको हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन वीडियो क्लिप के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। आप उसको समझिएगा और फिर उसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब गणित विषय को अत्यंत रुचि से पढ़ेंगे और अपने माँ बाप को खुशी देंगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। यही उद्देश्य लेकर मैं अपने वीडियो आपके पास भेज रहा हूं। तो आपने प्रश्नावली 1.2 को अच्छी तरह से समझा। इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, अर्थात पट्टी और प्रकार से करने वाले, तो उनको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और जैसा कि वीडियो में बताया गया है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप फिर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरह से सॉल्व करने योग्य हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ पुनः समझाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 1.3 में शीघ्र ही।